मित्रों, एचआरडी के अंदर अभी सेकंड टॉपिक एजुकेशन। एजुकेशन में एक तो हम देखेंगे आज़ादी से पहले एंशियंट इंडिया, मध्यकालीन ब्रिटिश साम्राज्य, उस वक्त भारत के अंदर शिक्षण की क्या परिस्थिति थी। आज़ादी के बाद नेहरू, गांधी, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इनके समय काल के अंदर एजुकेशन में क्या क्या सुधार, कौन सी स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। फिर सरकार ने TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनाई, उस अनुसंधान में नई एजुकेशनल पॉलिसी लेकर आए। तो वहाँ पर ये KG से लेकर एडमिशन, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना है, क्लास 8 के बाद फेल करना है कि नहीं, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन में क्या क्या सुधार, कोई अलग से ऑल इंडिया सर्विसेज की आवश्यकता है कि नहीं, और उसी प्रकार से कुछ मुद्दे देखेंगे। लास्टली ये यूथ एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सम ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड, ऐसी ईयर बुक टाइप की इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत के अंदर शिक्षण की क्या व्यवस्था थी। 700 बिफोर क्राइस्ट ये तक्षशिला के अंदर विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई। उस वक़्त वो गांधार प्रदेश में था, अभी पाकिस्तान और उसके पंजाब प्रांत में ये यूनिवर्सिटी, उसके अवशेष हैं। इसके साथ कौन कौन से प्रतिभावान लोग जुड़े थे। चाणक्य, जिन्होंने BA MA विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था। चरक, जिसने बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की कंप्लीट किया था। एंड पाणिनि, हु कंप्लीटेड BA विद संस्कृत ग्रामर। और भी लोग थे। उसके बाद ये तो खैर की तक्षशिला, उसके बाद बिहार और वहाँ मगध प्रदेश, 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पर कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महावीर मोनेस्टेरी, उसका स्थापना किया। नालंदा का मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज। फिर राजा हर्षवर्धन के समय में ये ह्यूएन ग्राउंड मारने के लिए आता है, और उसने अपनी किताब में उल्लेख किया कि ये नालंदा महावीर मतलब मोनेस्टरी, इट वॉज एसोसिएटेड विथ महायान बुद्धिज़्म, और जबकि वल्लभी यूनिवर्सिटी वो हीनयान बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड थी। वल्लभी यूनिवर्सिटी किधर है, इसका मिरर इस तरफ, मतलब गुजरात, उसके अंदर ये गल्फ ऑफ कैम्बे, वहाँ पर वल्लभी यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं। उसके बाद मध्यकालीन, बट वहाँ पर कोई खास माल है नहीं प्रीलिम उपयोगी। सीधा हम ब्रिटिश इंडिया में, तो स्पेक्ट्रम और उसका चैप्टर 10 वो आप जरा आराम से देख लेना, खासकर कि ये चार्टर ऑफ 1813, जहाँ पर कि भारत के अंदर शिक्षण का प्रसार प्रभाव बढ़ाने के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक आए तो उन्होंने लॉर्ड मैकॉले कमेटी बनाई और की कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाएंगे। लॉर्ड डेलहाउसी आए, उन्होंने ये चार्ल्स वुड्स कमेटी, जिसके अनुसंधान में ये स्कूल, गाँव के अंदर स्कूल होगा, जिले के अंदर कॉलेज, और अपना मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर 3 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके बाद सैडलर कमीशन, यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया। और आप ये भी देख लेना कि ये स्वदेशी मुहिम चल रही थी, तो कौन से नेता ने कौन सी भारत के अंदर देसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजों का निर्माण किया। सो यू डू दिस थिंग इन सेल्फ स्टडी। ठीक, तो आज़ादी के पहले क्या था एक ओवरव्यू ले लिया। अभी की आज़ादी के बाद क्या हुआ। आज़ादी के बाद नेहरू के कार्यकाल में केंद्रीय विद्यालय, IIT और UGC, इन तीनों की स्थापना की गई। उसके बाद इन द ईयर 1968 इंदिरा के कार्यकाल में भारत की सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और ये इंदिरा गांधी की लेगेसी थी 10+2+3 सिस्टम और 3 लैंग्वेज में पढ़ाने का फॉर्मूला। उसके बाद 76 में वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई कि एजुकेशन वो स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया। मतलब वहाँ पर अब राज्य सरकार को भी जो खराब करना है उसकी छूट, और केंद्र सरकार ने भी जो बिगाड़ना है तो उनको भी सत्ता मिल गई। फिर 86 राजीव गांधी, उन्होंने बोला कि मम्मी की पॉलिसी में मुझे कुछ सुधार करने हैं। सो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेकंड लेकर वो आए। उनकी लेगेसी तो मम्मी के नाम पे ये ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू शुरू किया, और दादाजी के नाम पे जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ पर कि गांव में प्रतिभावान बच्चे हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम लेके उनको यहाँ हॉस्टल की सुविधा के साथ नवोदय विद्यालय में पढ़ाएंगे। उसके आगे चल के PV नरसिम्हा राव, उन्होंने बोला यहाँ पर मुझे कुछ और माइनर अपडेट्स ही मेड इन द ईयर 1992। फिर साल 2002 वाजपेयी ने बोला कि हम भी अब कुछ करेंगे, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। अब ये तो सबको याद रहता है कि आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष की आयु में। ठीक, ये तो बराबर 86 अमेंडमेंट के हिसाब से ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी, उसके बाद एक नया ऐड किया आर्टिकल 21A, और ये चीज़ उसके अलावा भी 86 अमेंडमेंट में और भी चीज़ें ऐड की गई। फॉर एग्जांपल DPSP, वहाँ पर ये नया लेके आए 45 की, स्टेट शेल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू 6 years एज। फिर
51 दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद एक और नया आर्टिकल डाल दिया 51A कि हम तो फंडामेंटल ड्यूटी दिया है तो सामने पेरेंट गार्डियन की फंडामेंटल जिम्मेदारी भी है कि वो बच्चों को स्कूल में भेजे। ये सब लागू करने के लिए फिर सर्व शिक्षा अभियान टू प्रोवाइड हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड डे मील स्कीम, और जैसे राजीव गांधी लेके आए थे नवोदय विद्यालय, वाजपेयी लेके आए कस्तूरबा बालिका विद्यालय, कि ये गरीब बच्चियों को, वीकर सेक्शन की बच्चियों को रेसिडेंशियल अपर प्राइमरी स्कूल हॉस्टल की सुविधा के साथ पढ़ाई की जाए। ठीक, दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 21 फ्री कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 की उम्र में। इसको असल में लागू करना हो देन यू हैव टू क्रिएट सम लॉ। वो कानून लेके मनमोहन सिंह आए साल 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और जिसके अंदर कि 8वीं तक किसी को फेल नहीं करेंगे, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी 25% रिजर्वेशन फॉर गरीब बच्चे, एंड कि ये 5 किलोमीटर के अंतराल में ही बच्चे के लिए जाने को स्कूल होना चाहिए। बट ऑल दिस थिंग्स क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स, पिछले वर्ष की ML सीरीज में आप देख सकते हैं। खैर, फिर मनमोहन सिंह को ये भी लगा कि अभी धीरे धीरे हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर्व शिक्षा अभियान के मुताबिक बराबर किया, बट वी हैव टू इम्प्रूव द हाई स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, तो वो रमसा दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लेकर आए। अब देखिए ये था साल 2009, फिर 10 और फिर आया होगा 11, 2011 दैट इज सेंसस ईयर। उस वक्त फिर हमने गिनती की होगी कि कितने लोगों ने क्या पढ़ाई की। एक आंकड़ा होता है क्रूड लिटरेसी रेट, मतलब भारत की कुल आबादी कितनी, उसमें कितने साक्षर पढ़े लिखे लोग हैं। बट ये आंकड़ा हमको दिस विल नॉट शो द ट्रू पिक्चर, बिकॉज आप टोटल पॉपुलेशन की बात करोगे 1-2 महीने के बच्चे भी आ जाए जिनको तो पढ़ाई करनी नहीं होती, राइट। सो इफेक्टिव लिटरेसी रेट का कंसेप्ट लेना पड़ेगा, दैट इज 7 साल या ऊपर की आयु वाली कितनी कुल आबादी है और उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं, दैट यू फाइंड आउट। उस प्रकार से पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो केरला में, केंद्र शासित बोले तो लक्षद्वीप में, और सबसे कम साक्षरता तो बिहार में, लोग स्पाइडरमैन बन जाते हैं, टॉपर स्कैम करते हैं, सो ऑन। और दीव दमन दादरा एंड नगर हवेली वहाँ सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में। खैर, ये नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है, वहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन है, यूथ लिटरेसी दैट इज 15 से 24 साल की उम्र में 86% जनता पढ़ी लिखी, बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन एडल्ट लिटरेसी की आप बात करो, प्रौढ़ साक्षरता, तो 70% से कम लोग पढ़े लिखे हैं। और एब्सोल्यूट फिगर में आप निकालने जाओ तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अनपढ़ जाहिर गवार लोग भारत में ही रहते हैं। अब इसकी कुछ दवा करनी हो, एडल्ट लिटरेसी को अब टारगेट ये किया गया है कि ये जो 70% से कम है उसको बढ़ा के 90% या अप लेने की कोशिश करेंगे। बट इफ़ यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, ढेर सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अभी के लिए GDP का हार्डली 3.5% वी आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। ये नई पॉलिसी में टारगेट रखा है कि नहीं, GDP का 6% शुड गो इनटू एजुकेशन, और इसके लिए FDI, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलान्थ्रोपी, डोनेशन, अलग अलग रास्ते दिखाए गए हैं। देखिए इकोनॉमी में सारे आंकड़े भी याद नहीं रखने हैं, बट सम नंबर्स यू हैव टू मेमोराइज, तो ये याद रखने वाला नंबर है। अभी के लिए एजुकेशन पे कितना स्पेंड हो रहा है, 3.5% ऑफ GDP, बढ़ा के कितना करना है, 6%। ओके ठीक, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने ऑब्जर्व किया कि ये प्राइमरी मतलब 5 से 9 की आयु, वहाँ पर एनरोलमेंट कम हो रहा है। उसके सामने अपर प्राइमरी मतलब 10 से 14 की आयु, वहाँ पर एनरोलमेंट बढ़ रहा है। बिकॉज हमने देखा धीरे धीरे टोटल फर्टिलिटी रेट कम होने लगेगा, नए बच्चे कम पैदा होते हैं, बट जो पुराने थे वो अब धीरे धीरे बड़े होंगे, तो ऑब्वियसली दे विल गो टुवर्ड्स अपर प्राइमरी। बट हाँ, यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा है और बच्चियाँ कम जा रही है, जेंडर डिस्पैरिटी ऑल्सो हाई। एंड उसके बाद ये जो है ट्रांजिशन कि प्राइमरी में बच्चे कम आ रहे हैं बट अपर प्राइमरी के अंदर एनरोलमेंट बढ़ रहा है, दिस ट्रांजिशन इज सीन फास्टली इन द सदर्न स्टेट्स। क्योंकि हमने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे केरला के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट इज लेस देन 2 और उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। खैर, अब क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो आगे चल के अपर प्राइमरी में भी कम होगा और हायर एजुकेशन 15 से 29 में और विद्यार्थी जाने लगेंगे। सो सर्वे सेज कि वी शुड फोकस ऑन दिस स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल टाइप ऑफ थिंग्स, ताकि सबको रोजगार मिले, अदरवाइज लोग आरक्षण और पत्थरबाजी इसमें ही लगे रहेंगे। सरकार ने भी इसका दे टेक कॉग्निशंस, और मोदी सरकार आने के बाद क्या क्या किया गया स्किल के लिए। देखिए लेटेस्ट बजट ने उससे पहले भी 2014-15 में क्या क्या बोला था कि मदरसा से पास आउट आगे हो गए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा कंप्यूटर अकाउंटेंसी ये सब सिखा देंगे, दैट इज नई मंजिल स्कीम। फिर माइनॉरिटी की अपनी ये ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसका कुछ मार्केटिंग के लिए मदद कर दे तो उस्ताद स्कीम। गांव और शहर के नौजवानों को तालीम देनी है, स्किल डेवलपमेंट, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना।
और फिर एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेके आए। ये क्या है अभी आगे स्लाइड में आ रहा है। तो स्किल के लिए ज़्यादा स्कीम थी, 4 नई स्कीम लेके आए। एजुकेशन के लिए क्या किया, टीचर्स को ही ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग के लिए मदन मोहन मालवीय के नाम पे स्कीम, और बच्चों पे फोकस करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि कि उनका फिक्स डिपॉजिट हो जाए एंड सो ऑन। ये वाली लिंक पे आप जाएंगे ज़्यादा आपको मैटर मिल जाएगा। तो आप देखिए कि ज़्यादा फोकस मोदी सरकार आने के बाद जो 14, 15, 16 के बजट बने, मेनली दे आर फोकस टुवर्ड स्किल रादर देन एजुकेशन, क्योंकि उनको भी पता है अभी प्राइमरी स्कूल की बहुत ज़्यादा हाई है करने का मतलब नहीं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो स्किल पे फोकस करें। खैर, फिर भी ये लेटेस्ट 2016 बजट में क्या बोला गया है कि नवोदय विद्यालय, जवाहर नहीं, केवल नवोदय विद्यालय, मतलब गांव के प्रतिभावान बच्चों को एंट्रेंस से लेके हॉस्टल में पढ़ाएंगे। ऐसे 62 न्यू इंस्टीट्यूट विल ओपन अप। डिजिटल लिटरेसी पे फोकस करेंगे। गांव में भी अगले 3 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को ये दिशा डिजिटल साक्षरता अभियान और कंप्यूटर की तालीम देंगे। खैर, एब्सोल्यूट फिगर्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विस, बट बैंक क्लर्क की परीक्षा में पूछ लेते हैं तो देख लेना। ओके, सो आज़ादी के पहले क्या था, आज़ादी के बाद क्या हुआ, बजट मोदी का स्किल के ऊपर फोकस रहा है, वी सॉ दोस थिंग्स। अब सरकार को लगा कि ये तो सब बराबर है, बट पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री TSR सुब्रमण्यम के हाथ के नीचे उन्होंने कमिटी बनाई। ये सुब्रमण्यम मतलब फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, ग्रीन लॉ पैनल के साथ भी जुड़े थे, उसके चेयरमैन, और अब एजुकेशन पॉलिसी नई बनाने के चेयरमैन। उन्होंने क्या क्या बातें करी, KG से शुरू करके। सुब्रमण्यम ऑब्जर्व कि ये खाते पीते घर के बच्चे, वो तो जूनियर KG सीनियर KG में पढ़ के आते हैं, तो पहली कक्षा में आएंगे तब तक दे हैव ऑलरेडी लर्न सम थिंग्स, दे आर ऑलरेडी रेडी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, ABCD क ख ग सब उनको आता है। तो गरीब बच्चों को भी ऐसा कुछ किंडर गार्डन होना चाहिए, बिकॉज आर्टिकल 45 याद करो DPSP, ठीक है, स्टेट शुड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू 6 ईयर एज, तो चौथी एज 4 और 5 तक ये KG का सिस्टम होना चाहिए। 6 से 14 तो फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट है ही। ये सब करने के लिए अभी ये आंगनवाड़ी के अंदर बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वहाँ से पैसा और रिस्ट्रक्चरिंग आप करो, ठीक है। तो KG में बच्चों को पढ़ा दिया, अभी स्कूल में एडमिशन देना है। आपको पता होगा संविधान के अंदर ये आर्टिकल 31 बोला है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट उनको कल्चरल एजुकेशन अपनी ऑटोनॉमी से वो इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। फिर 2009 में सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई, जिसका ये आर्टिकल 12(1)(c) वो बोलता है कि इवन खानगी ऐसी स्कूल जहां सरकार कोई ग्रांट फंड नहीं दे रही है, वहां पर भी 25% सीट्स दे हैव टू बी रिजर्व फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीबों के लिए 25% आरक्षण। स्वाभाविक है कुछ लोगों को मजा नहीं आएगा तो वो कोर्ट में चले जाएंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट प्रमति जजमेंट बोला कि ये बात बराबर है, राइट टू एजुकेशन एक्ट और 25% गरीबों को आरक्षण, बट वो चीज़ माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूट पे लागू नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया। नई पॉलिसी में क्या बोला है, हम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, माइनॉरिटी स्कूल ऐसी जहां पर कि सरकार ग्रांट एड फंड कुछ पैसा दे रही है, वहां क्या हम ये 25% गरीब आरक्षण लगा सकते हैं कि नहीं, वी विल एग्जामाइन मतलब दे में एक्सप्लोर की, हाँ केवल माइनॉरिटी को ही वहाँ एडमिशन मिले, बट 25% गरीब माइनॉरिटी के बच्चे हो जाने चाहिए, या फिर कि कोई भी ज्ञाति धर्म का लोग को वहाँ एडमिशन दे सकते हैं, और उसके लिए ये अपना धर्म एंड सेक्युलर और XYZ जो भी आर्टिकल सुधार करना पड़े तो संविधान में सुधार करेंगे। समथिंग दे विल स्टडी एग्जामाइन डू, ठीक है। बच्चों को KG में भी पढ़ा दिया, स्कूल में भी एडमिशन ले लिया, अभी कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाओगे। सुब्रमण्यम ने बोला और नई पॉलिसी ने ये भी माना कि इंग्लिश का तो कोई उपाय है नहीं, वो तो जख मार के आपने पढ़ना ही है। सो प्राइमरी स्कूल वहाँ पर मदर टंग में पढ़ाया जाए, बिकॉज आर्टिकल 350 के हिसाब से वो करना है। तो प्राइमरी लैंग्वेज शुड भी 5वीं कक्षा तक प्राइमरी लैंग्वेज अपनी मातृभाषा, साथ ही साथ सेकंड लैंग्वेज राज्य सरकार को अगर इच्छा हो तो इंग्लिश वो पढ़ा सकते हैं, इफ स्टेट डिजायर। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ऊपर थोप के नहीं दिया है कि आपने करना है। थर्ड लैंग्वेज वो भी राज्य सरकार को जो इच्छा हो वो करा सकते हैं, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संस्कृत, गुजराती, हिंदी जो भी उनको अच्छा लगे विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फ्रेंच जर्मन ऐसा कुछ नहीं पढ़ाना है। अप टू क्लास 5 ये सिस्टम 3 लैंग्वेज होना चाहिए, मातृभाषा, अंग्रेजी एंड थर्ड वट एवर यू डिजायर। खैर, तो KG में भी पढ़ा दिया, एडमिशन भी दे दिया, बच्चों को मातृभाषा में भी पढ़ा दिया, तो क्या सब ज्ञानी और अच्छी शिक्षा ले ली? नहीं। एक NGO है प्रथम, हर साल वो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऐसा कुछ निकालते हैं। 2014 का रिपोर्ट सर्वे ने कोट किया है कि 5वीं कक्षा के अंदर 48% ऑफ स्टूडेंट
वो ऐसे हैं कि वो दूसरी कक्षा की किताब से पढ़ भी नहीं सकते टेक्स्ट। उसी प्रकार हर एक चीज़ में कि ये सब खड्डे में गया है, सारे आंकड़े हैं। फॉर प्रीलिम्स अपने तो बस इतना याद रखना है, आज से तो कौन एनजीओ प्रथम, सरकार नहीं निकालती है रिपोर्ट और सब कुछ खड्डे में गया है। इसके अलावा ओईसीडी वाले भी अपना एक रिपोर्ट निकालते हैं, पीसा, दैट इज प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। यहाँ पर 15 वर्ष की आयु के बच्चों का टेस्ट करते हैं इंटरनेशनल सर्वेयर आके, मैथ्स, साइंस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनका कितना बढ़िया है। तो पूरे अलग अलग देश में ये होता है ओईसीडी में, और टॉप रैंकिंग निकाले शंघाई, चाइना, सिंगापुर, ये सब लोग आते हैं। साल 2000 से ये लोग कर रहे हैं, पीसा हर 3-3 वर्ष पे होता है। भारत का इसमें क्या रैंकिंग है? भारत ने ये तय किया कि हमने ये सर्वे करा कि अपनी फजीहत नहीं करानी है, सो फ्रॉम 2012 वी हैव बॉयकॉटेड दिस थिंग, और हर 3 साल पे होता है, तो 2012 + 3 2015 में भी कोई रैंकिंग हमने उन सर्वेयर को घुसने ही नहीं दिया भारत में। ऑफिशियल कारण ये है कि यहाँ पर ये जो सीसेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस निकालते हैं ओईसीडी वाले, दे आर सोशो कल्चरली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। तो वो खैर वो तो छोड़े, बट अगर मैथ्स और साइंस तो वहाँ पर तो इट इज़ यूनिवर्सल, हर एक देश में है ना, तो उसका टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? आप देखिए यहाँ पर एज क्या है, 15 ईयर एज। संविधान में क्या लिखा है? 6 से 14 तक सभी बच्चों को पढ़ाना है, स्टेट शेल प्रोवाइड। अब वो सारे बच्चों को पढ़ा दिया और 15वें वर्ष की आयु में अगर बाहर का कोई सर्वे आल के बोल गए कि इसमें से 50% तो आपकी जनता डफोड़ है, तो सरकार की भी फजीयत होगी, विपक्ष वाले उनके हाथ में बटेल लग जाएगा। सो बेटर कुछ भी नहीं कराने, पीसा गॉन। अब प्रश्न ऐसा, अपनी एजुकेशन सिस्टम खड्डे में क्यों गई है? एक जिम्मेदारी है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके अंदर ये है कि क्लास 8 तक किसी को फेल मत करो। हाँ, परीक्षा तो लेनी है, बट इट विल बी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इवेल्युएशन, कि बच्चे को उसके लर्निंग लेवल के हिसाब से असाइनमेंट दिए जाए, पावर पॉइंट बनाने को बोलो, कुछ ये करो वो करो। बट सरकारी स्कूलों में टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, तो डेट होक सबको क्लास 8 तक पास कर देते हैं। ये कौन से सेक्शन हैं? कुछ बार यूपीएससी वाले फैक्चुअल टाइप का पूछना हो, अगर आपकी सभी तैयारी खत्म है, देन यू शुड गो एंड मेमोराइज कि ये सेक्शन है, अदरवाइज नो नीड। खैर, तो मतलब समझने का ये है कि क्लास 8 तक डेट होक सबको पास कर देते हैं, पढ़ाई विद्यार्थी भी ध्यान नहीं देते, टीचर भी ध्यान नहीं देते, और फिर वो बच्चे आगे चल के 9वीं से 10वीं में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, और 10वीं में आके लोग स्पाइडरमैन बन जाते हैं। मास चीटिंग एंड मास कॉपिंग केसेस। मोदी सरकार ने इसका संज्ञान लिया एंड दे केम अप विद द स्कीम पढ़े भारत बढ़े भारत। एचआरडी मिनिस्ट्री उद्देश्य क्या है? स्कूल में बच्चों को मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग से क्लास किए जाएंगे। पूरे साल में टीचर की 95% अटेंडेंस होनी चाहिए, विद्यार्थी की 75, एक टीचर के हाथ में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं, सो ऑन एंड सो ऑन चलते रहता है। खैर, ये नई टीचर सुब्रमण्यम ने क्या बोला? बराबर है, क्लास 8 तक किसी को फेल मत करो, वरना बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, ड्रॉप आउट कर जाएंगे, सो लेट देम कंटिन्यू टिल क्लास 8। लेकिन 8वीं से 9वीं में सबको पास नहीं करना है, इट शुड बी कंडीशनल बेस्ड ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि इतनी अटेंडेंस, इतने असाइनमेंट, ये वो करके निकालना चाहिए, सबको ऊपर मत चढ़ा दो। क्या इस अनुसंधान में नई पॉलिसी आई, वहां पर ये लागू किया गया? आजकल आपको पता है कि जनता में टॉलरेंस बहुत कम हो गए, थोड़ा कुछ कड़क करने जाओ तो सब कुछ धमाल करने लगते हैं, तो सरकार भी मलाई मार के कुछ भी नहीं करेंगे लाइक दैट। तो ऐसा नहीं बोला कि 9वीं में फेल करेंगे XYZ, उन्होंने बोला वी विल ले आउट सम मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑन स्टूडेंट आउटकम। ऐसा नहीं बोला कि ये करेंगे वो करेंगे। सो सब कुछ मलाई और बटर मार के चल रहा है। खैर, उसके आगे सुब्रमण्यम ऑब्जर्व और ये नई पॉलिसी ने भी माना 10वीं कक्षा में बहुत सारे बच्चे फेल क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर फेलिंग इन मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, क्योंकि बैक एंड में बराबर 1 से 9 तक कुछ पढ़ाया नहीं। मास चीटिंग, मास कॉपिंग के लिए भी यही चीज़ जिम्मेदार है, क्योंकि आप देखिए यूपी, हरियाणा, बिहार, दे हैव कि कम से कम तो लड़की को दहेज तो देना है, साथ साथ वो शी शुड हैव पास द मैट्रिक एग्जाम। अब क्योंकि स्कूल में ही नहीं पढ़ा तो वो 10वीं पास कैसे करेगी, राइट? देयरफॉर गांव के बड़े बुजुर्ग दे थिंक इट इज़ देयर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जाके सबको स्पाइडरमैन बना के चोरी कराओ। नई एजुकेशन पॉलिसी में बोला है कि बेटर क्लास 10 की एग्जाम में हम सुधार कर दें। 2 पार्ट में परीक्षा ली जाएगी। पार्ट ए विल बी टफ क्वेश्चन, अगर आपने 11-12 कॉलेज करना है तो आप ये टिक करके आओ, एंड पार्ट बी विल बी वेरी चीप थिंग्स, ईजी थिंग्स, वहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा नहीं, सामान्य प्रकार का ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सो ऑन, एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर। तो ऐसे लोग जो केवल बस 10वीं के पास पढ़ाई छोड़ देनी है या फिर कि प्लम्बिंग मैकेनिक का कुछ वोकेशनल करना है, दे शुड ओनली टेक द पार्ट बी एंड दे कैन मूव ऑन इन देयर लाइफ। सो इन अदर वर्ड्स ये क्या करेंगे?
एक टाइप की ये राजीव गांधी या दीनदयाल क्लास 10 आराम से पास कर लो योजना, दैट टाइप ऑफ थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू दिस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। इसके अलावा ये कॉलेज एडमिशन, IIT IIM के अंदर एडमिशन, वहाँ हम पाते हैं कि ये क्लास 10 12 के जब भी मार्क गिनेंगे तो अलग अलग बोर्ड के अंदर, गुजरात बोर्ड में कुछ होगा, CBSE बोर्ड में, तो कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। सो दिस न्यू पॉलिसी हैज सेड कि क्लास 10 और 12 की एग्ज़ाम या तो कोई एक सेंट्रल बोर्ड ले, या फिर जो भी परसेंटाइल या स्केलिंग किसी को, कोई बच्चे को नाइंसाफ़ी ना हो जाए अलग अलग बोर्ड है बोल के, सो आइदर देयर शुड बी सम टाइप ऑफ स्केलिंग सिस्टम, जैसा आपने UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर होता है, ऐसा करेंगे, या फिर कि सेंट्रल एक ही कोई अथॉरिटी एग्जाम ले, ऐसा कुछ सोचेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स डोंट हैव टू सफर इन द कॉलेज एडमिशंस। फिर तो KG से लेके ये सबको 10-12 तक पढ़ा भी दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, बेरोजगार निरक्षर रह जाएंगे, उनके लिए क्या? पहले नेशनल लिटरेसी मिशन था, फिर साक्षर भारत अभियान लेके आए। स्टिल वी फाइंड दैट देयर आर 28 करोड़ इलिटरेट्स इन भारत। एब्सोल्यूट फिगर में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में भारत के अंदर लोग हैं। क्या करेंगे? नई पॉलिसी में टारगेट है HL 70% से कम लोग प्रौढ़ साक्षर हैं, उसको बढ़ा के 90% एडल्ट लिटरेसी करना है। इसके लिए देयर विल बी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। देखिए आमिर खान मान लो कि वो अनपढ़ है और टिकट ब्लैक कर रहा है, स्टिल ही विल नो सम मल्टीप्लिकेशन कि 5 लोगों को ब्लैक में टिकट बेचना है, हर एक को 100 रुपये से लेना है, देन आई हैव टू चार्ज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। देयर इज ऑलवेज सम प्रायर लर्निंग अमॉन्ग इवन इलिटरेट पीपल। अब वो प्रौढ़ साक्षर अभियान में जाएगा और वहाँ 1 2 3 4 उसे सिखाएंगे, देन ही विल गेट बोर्ड एंड ही विल लीव द प्रोग्राम मिडवे। ऐसा ना हो, इसलिए देयर विल बी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसको इतना आता है, आगे इतना ABCD सिखाना है, इस प्रकार से सबको साक्षर करेंगे। ओके, तो आज़ादी से पहले बाद में क्या था, KG से लेके साक्षरता तक हम आ गए। अभी ऊपर हायर एजुकेशन में क्या, सारे आंकड़े याद नहीं रखने, बट इतना कि हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट वो 2020 तक बढ़ा के 30% कर देंगे। मतलब उस वक्त कॉलेज एडमिशन लेने के लिए जितने लायक बच्चे हैं उसमें से कम 30% ने तो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, बाकी के लोग ये मैकेनिक, प्लम्बिंग, वोकेशनल डिप्लोमा कुछ चल के कहीं पे चले जाएं। नए बजट में इसके लिए क्या क्या बोला है, एक गूगल ड्राइव जैसा डिजिटल डिपॉजिटरी बनाएंगे जहां आप अपना LC, डिग्री, ये सारी चीज़ स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। कॉलेज या नौकरी के लिए जब भी अप्लाई करना हो तो वो सामने वाला एम्प्लॉयर या कॉलेज एडमिशन वाले उसको क्रॉस चेक, ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। तो ये गैजेट ऑफिसर 3 जेरोक्स लेके आओ, दोस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। 10 सरकारी 10 खानगी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। एक नई एजेंसी लेके आएंगे, हेफा, दैट इज हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। 1000 करोड़ रुपए ये एजेंसी जमा करेगी, सरकार उनको नहीं देगी, अदरवाइज फिजिकल डेफिसिट विल गेट इंक्रीज। नहीं, ये एजेंसी ने खुद से करना है, डोनेशन, CSR, मार्केट बोरिंग कहीं से लेके आए, और वो सारे पैसे फिर वो लोन में घुमाएंगे ये इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। अब लोन में दिया है तो ब्याज मुद्दल वापस आएगा, राइट, प्रॉफिट नहीं करेंगे, वही पैसा वापस घुमाएंगे। सो नॉट फॉर प्रॉफिट करके ये बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। कह रही है हेफा वाले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, फिर भी बहुत सारे गरीब बच्चे होंगे जो कि कॉलेज में एडमिशन ही ना ले पाए। सो देयर विल बी अ नेशनल फेलोशिप फंड जिसके तहत 10 लाख बच्चों को, गरीब बच्चों को ट्यूशन फी, मटेरियल, हॉस्टल सबका खर्चा देंगे। अब कॉलेज, हॉस्टल, इनकी बात आई तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट इलेक्शन, लिंगदो कमेटी बनी थी जिसने स्टूडेंट इलेक्शन के अंदर कुछ रिफॉर्म सुझाए थे, बट स्टिल सुब्रमण्यम ऑब्जर्व की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से डेमोक्रेसी को में उसका इंपॉर्टेंस तो है, बट आजकल डिसरप्टिव एक्टिविटी बढ़ रही है, स्पेशली बिकॉज ये आउटसाइडर वाले पॉलिटिकल पार्टीज, सेसेशनिस्ट ग्रुप, ये सब लोग इनको चढ़ाते हैं, चाबी मारते हैं। देयरफॉर सुब्रमण्यम ने थोड़ा कड़क बातें कर दी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कास्ट और रिलीजन बेस्ड जो भी विद्यार्थी संगठन हैं उन सबको बंद कर दो, और ये 35-40 साल के अधेड़ उम्र के लोग भी हॉस्टल में रहते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, उनको देयर शुड बी सम लिमिट कि 30 साल के बाद वो नहीं रहना चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट। अब ये तो सुब्रमण्यम ने सुझाव दिए थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कितना लागू किया? अगेन आप जानते हैं आजकल लोगों में टॉलरेंस कम है, छोटी छोटी भी कुछ कड़क कर दो तो लोग धमाल पे उतर आते हैं। सो ड्राफ्ट पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम ये कर देंगे, दे सेड वी विल स्टडी, देखेंगे। क्या देखेंगे कि ये 35-40 अधेड़ उम्र के अंकल जी टाइप के लोग वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल ना प्ले करें, हॉस्टल कॉलेज को मिसयूज ना करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? वी विल स्टडी। बंद करा देंगे ऐसा कुछ? कोई भी कड़क शब्दों का आजकल कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और क्या, एक तो स्टूडेंट यूनियन पे कुछ बोला गया, फिर ये स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन, कॉलेज वाले किसी को सस्पेंड कर देते हैं, फिर मीडिया वाले सब ये वो धमाल करने के लिए आ जाते हैं। सो व्हाट शुड बी डन?
नई पॉलिसी में बोला है कि ऐसा जब भी डिस्प्यूट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो, देन यू हैव टू कॉलेज हैज़ टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन पनिशमेंट। दो सिद्धांत बोले गए हैं। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड को चेक करो। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, रोड पे आपका ध्यान है, सिग्नल पे आपका ध्यान है, बट कोई अपनी गलती से आके आपसे टकरा गया और मर गया, देन यू डिड नॉट हैव द गिल्टी माइंड। एक केस, उसके सामने आप गाड़ी चला रहे हो, सामने देखा ये तो मेरा दुश्मन है और ठोक दिया, दैट इज योर गिल्टी माइंड। तो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, उस हिसाब से पनिशमेंट तय हो। सेकंड, ऑडी ऑल्टरएम पार्टेम, ऑडियो सुनो, दूसरी जो भी पक्ष है उसकी भी बात सुन के फिर निर्णय लिया जाए। देखिए पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत के बाहर से भी सवाल पूछते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें क्योंकि मेंशन है पॉलिसी में, सो वी लर्न मेंस रिया एंड ऑडी ऑल्टरएम। और फिर भी अगर कॉलेज विद्यार्थी में डिस्प्यूट हो गया, वहाँ पर इनको संतोष नहीं हुआ, देन ट्रिब्यूनल बना दो, राज्य में केंद्र में बनाई जाएगी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज वो वहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, अभी कॉलेज भी बना दिया, स्टूडेंट यूनियन डिसिप्लिन वो सब भी टाइट कर दिया। फिर भी हायर एजुकेशन में आजकल कॉलेज का मशरूमिंग, उसके लिए क्या करोगे? नई पॉलिसी में बोला कि एक यूनिवर्सिटी की 100 से ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेज नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो उसको तोड़ के या डीरिकॉग्नाइज या XYZ हम उसको सरबर कर देंगे। ये भी ज़रूरी है, अदरवाइज गुजरात के अंदर ये आप देखिए गुजरात GTU यूनिवर्सिटी, तो उसके हाथ के नीचे फार्मेसी इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे अपना ये गांधीनगर के बाजू में वावोल, चेरथा, पेथापुर, अडालज, कुड़ासण, सरगासण, दारू देसी दारू बनाने वाले जितने गांव हैं वहाँ पर एक एक कॉलेज उन्होंने खोल दी है। सो दैट लाइक दैट मशरूमिंग शुड नॉट हैपन, अब बंद कर देंगे ये। देन दे विल सेट अप वन सेंट्रल एजुकेशनल स्टैटिस्टिक एजेंसी, पूरे भारत का नक्शा बनाएंगी और वहाँ पर डेटा प्लॉट करेगी कंप्यूटर पे, यहाँ ये कॉलेज है, यहाँ ये कॉलेज है, यहाँ ये कॉलेज है, GIS। तो जब नई कोई कॉलेज के लिए अप्रूवल के लिए ऊपर AICTE, UGC, HRD मिनिस्ट्री में जाए तो वहाँ पर उसे रोका जा सके कि पहले से यहाँ तो ओवर कैपेसिटी है। इट विल ऑल्सो हेल्प स्टॉप इन द मशरूमिंग ऑफ द कॉलेजेस का रैंकिंग करने के लिए नाक एक्रीडिएशन होता है। फिर ये HRD मिनिस्ट्री वाला नया लेके आए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, आई थिंक वहाँ पर पूरे भारत में IIM बेंगलोर को फर्स्ट रैंक दिया गया और समथिंग। तो खैर इन सबको भी और मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले ने अपनी वेबसाइट करनी होगी, हमारी ये भी है एडमिशन सिस्टम एंड सो ऑन, बढ़िया करना है, ट्रांसपेरेंसी। तो कॉलेज भी सब कुछ बढ़िया हो गया, बट फिर भी लोग ऐसे होंगे जो कि एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो डिस्टेंस लर्निंग, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, एक स्वयं पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए, इग्नू वाले ऊपर डिग्री टाइप के कोर्सेज और क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे, NIOS वाले वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट टाइप के कोर्स, उसका डिस्टेंस लर्निंग देखेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में भी लाने दो, ऐसा पॉलिसी बोलती है। पूरे विश्व में टॉप 200 यूनिवर्सिटी उनको भारत में दुकान खोलने के लिए आप आमंत्रित करो। नीति आयोग ने बोला हाँ ये करना चाहिए और उसके लिए एक अलग से आप कानून बनाओ। एंड दिस शुड बी अ 2-वे स्ट्रीट कि अमेरिका वाला भारत में दुकान खोल रहा है तो भारत में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की नेपाल बांग्लादेश में जाके दुकान खोलनी चाहिए। सो उसके लिए जो भी करिकुलम लॉ के अंदर अपडेट करना चाहिए वो हम करेंगे। ओके, सो लाइक दैट वी कंप्लीटेड अप टू दिस हायर एजुकेशन। अभी HRM में क्या नई पॉलिसी बोलती है कि ऑल इंडिया लेवल पे अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक, तो ऐसी एक चौथी ऑल इंडिया सर्विस बनाओ, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज। HRD मिनिस्ट्री उसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, जैसी फॉरेस्ट के लिए अपनी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट होती है, राइट, पुलिस के लिए होम मिनिस्ट्री। सो लाइक दैट एजुकेशन सर्विस उसके लिए HRD कैडर कंट्रोलिंग। खैर ये तो UPSC अपनी सिविल सर्विसेज या अलग से ईयरली स्पर्धात्मक परीक्षा चालू करे तब करेगी। उससे पहले भी एक बार लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ली जाएगी कि अभी अलग अलग सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो रजिस्ट्रार और दूसरा स्टाफ है वो लोग ये परीक्षा दे के इंडियन एजुकेशनल सर्विस में एब्जॉर्ब कर लिए जाएं, ऐसा कुछ हम प्रयोग करेंगे, ऐसा भी पॉलिसी में बोला है। बट ये सब कुछ किया जाएगा विद कॉन्करेंस ऑफ स्टेट्स। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चला रहा है, सब राज्य को साथ में लेके करेंगे, कोई ऊपर से थोपा नहीं जाएगा कि आपने ये कर देना, इतना पकड़ देना, नो, नथिंग लाइक दैट। ठीक, तो ऑल इंडिया पे एक सर्विस। स्टेट लेवल पे क्या, टीचर्स को एजुकेशन या BEd MAd कोर्स जो है वहाँ पर उनके जो एजुकेटर हैं उनका एक अलग से कैडर खड़ा किया जाए, जैसा स्टेट सर्विस में पुलिस कैडर, एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइक दैट सेपरेट कैडर फॉर टीचर एजुकेटर्स। और नीचे ग्रास रूट पे टीचर की भर्ती हो तो लोकल रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जो भी जिले या जो भी गाँव का है वहीं पर उसको आप नौकरी दो, ताकि एब्सेंटिज्म की समस्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो सबसे निजात हो अपना। फिर भी अगर गैर हाजिरी के सामने और जरूरत पड़ी तो बायोमेट्रिक सिस्टम, ICT, इन सब का प्रयोग से टीचर्स एब्सेंटिज्म को हम लड़ेंगे। ओके, सो
एजुकेशन रिलेटेड आज़ादी से पहले, बाद में केजी से लेके हायर एजुकेशन एचआरएम देख लिया। अभी यूथ रिलेटेड कुछ स्कीम, ऑर्गेनाइजेशन, ईयरबुक टाइप इन्फॉर्मेशन जल्दी से खत्म करें। पॉलिसी में याद रखना है 2000 क्रोनोलॉजी वाइज सबसे पहले बनी चाइल्ड पॉलिसी की 18 साल से कम उम्र के सभी लोग तो चाइल्ड। 2014 में यूथ पॉलिसी बनी तो 15 से 29 की आयु में सभी लोग यूथ में हैं। उसके बाद 2015 में नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मेरे ख्याल से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, बट ML3 सीरीज के पावर पॉइंट में ही आपको मिल जाएगा। खैर इनके क्या फीचर थे मेंस के लिए देखना है, प्रीलिम के लिए तो केवल कि क्रोनोलॉजी में ये और ये कौन सी एज में व्याख्या आती है उतना ही रटना है, कर लिया। और बजट में, लेटेस्ट बजट में क्या लेके आए, युवाओं के लिए एक Naukri.com जैसा ही एक सरकारी कुछ पोर्टल बनाया जाएगा, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, कि राज्य के जो जो अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ से डेटा शेयरिंग और पूरे भारत में कहाँ पर कितनी नौकरी है आपको अर्जी डाल सको एंड सो ऑन। और क्या, अभी एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है कि वेल्डिंग, प्लम्बिंग, मैकेनिक का काम के लिए आप तालीम लो, उसी वक्त आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपने जो तालीम ली उसकी परीक्षा दो, उसमें जितने मार्क आए उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, और फिर अपना दुकान गल्ला माल सामान खरीदना है तो उसके लिए लोन भी दिया जाएगा। तो लेटेस्ट बजट में बोला ऐसे 1500 नए सेंटर खड़े करेंगे, 3 साल में 1 करोड़ और नौजवानों को तालीम देंगे। बट क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, ऑलरेडी 18 लाख पीपल को कागज़ पे तालीम तो दे दी, बट उसमें से 80,000 के करीबी लोगों को प्लेसमेंट मिला है। कारण है कि ज़्यादातर लोग ये तालीम के अंदर बीच में ही तालीम छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके क्या कारण है, क्या दवाई करनी चाहिए, ये सब मीन्स में जब आएंगे तो बोल बच्चन करेंगे। ठीक, तो पॉलिसी टाइप चीज़ें देख ली, लेटेस्ट बजट में क्या है रोजगार के लिए। अब यूथ रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ईयरबुक टाइप इन्फॉर्मेशन, क्रोनोलॉजी वाइज चलते हैं। सबसे पहले बना NCC नेशनल कैडेट कॉर्प, उसका कानून है 15 लाख कैडेट स्ट्रेंथ है। इनका मोटो क्या है, एकता एवं अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। उसके बाद 69 में बना नेशनल सर्विस स्कीम, ग्राम विकास के लिए नौजवानों को ले जाएंगे। उनका उद्देश्य मैं नहीं तुम, नॉट मी बट यू। पूछ फिर आकाशवाणी का क्या था, मेरे ख्याल से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फायर सर्विस का क्या था, वी सर, और तो कुछ पूछ लेना हो तो देख लेना। 72 में नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवकों के साथ ये कुछ खेल कूद और दूसरे कल्चरल प्रोग्राम। 2010 में लेकर नेशनल यूथ कोर, मतलब जिले के अंदर ही 10वीं पास कम से कम हो ऐसे बच्चों को कलेक्टर चेयरमैन वाली कमेटी सिलेक्ट करेगी, 2500 स्टाइपेंड और वो कुछ विकास के और ये वो काम करें। 2015 तक आते आते देखिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन NCC, NSS, युवा केंद्र संगठन, इनका क्या उद्देश्य है, एक जिले के युवकों को दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में एक्सचेंज प्रोग्राम, ट्रिप के लिए ले जाएं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब हमारा भारत एक है, हम सब एक हैं, वो भावना लोगों में आए, तो उसी को और इम्प्रूव करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम लेके आए। 2015 में मोदी ने बोला एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके अनुसंधान में एक राज्य के साथ दोस्ती करेगा 1 साल के लिए, और देयर विल बी बायलैटरल एक्सचेंज, ट्रेड, टूरिज्म, कल्चर। फॉर एग्जांपल कि गुजरात महाराष्ट्र 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल उन दोनों ने दोस्त बदल लेने, तो गुजरात राजस्थान हो सकता है, महाराष्ट्र आंध्र हो सकता है, एंड सो ऑन। सो लाइक दैट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन, वो सब बढ़े। और क्या चल रहा है, ये तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्रोनोलॉजी देखा। स्पोर्ट्स में क्या, ईयरबुक में जितने उतने ही अवार्ड और स्कीम देखेंगे। 56 में कि ये इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा इनाम लेके जाए, ट्रॉफी जीते, उसको मिलेगी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यूनिवर्सिटी के लिए। फिर 61 में लेके आए अर्जुन अवार्ड, कि इस साल और पिछले 4 साल मतलब 5 ईयर्स कंटिन्यूसली कोई स्पोर्ट्समैन परफॉर्म कर रहा है, देन ही विल गेट अर्जुन अवार्ड। फिर 82 कि ऐसा कोई रमतवीर जिनकी 2 लाख से कम एनुअल इनकम है और वो कोई खराब परिस्थिति चल रही, तो उनको मदद के लिए पेंशन फंडिंग ऐसा कुछ करेंगे। 84 में एशियाड गेम्स का पूरा मैनेज, उसके स्टेडियम का काम का देखने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइब बनाया गया, एंड इट इज़ रजिस्टर्ड सोसाइटी, और फिर वो आगे सबको तालीम देंगे वगैरह। आगे बढ़े 85, तो अब रमत वीरों को तो हम इनाम देते हैं, तो उनके कोच को अभी सम्मान करते हैं, तो द्रोणाचार्य अवार्ड। 86 तक आते आते लगा कि ये 1-2 लाख का चिल्लर इनाम में देंगे तो किसी को ओलंपिक या बड़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने का मोटिवेशन नहीं होगा, सो स्पेशल अवार्ड फॉर विनिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अभी लेटेस्ट बढ़ा के किया है कि ओलंपिक, राय ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड मेडल लेके आएगा दे विल गेट 75 लाख रुपीज़। 91 तक आते लगा कि यार इतना सब कुछ हो गया, अभी तक गांधी नेहरू की एक भी स्कीम नहीं बनाई, तो ओके, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो वर्ष है वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस 7.5 लाख रुपये। 2002 तो फिर कि ये तो 1 साल 5 साल के लिए, 1 साल के लिए राजीव गांधी, 5 साल के लिए अर्जुन अवार्ड, पूरी लाइफ टाइम अचीवमेंट उसका भी कुछ होना चाहिए, तो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। और वापस राजीव गांधी आ गए 2014 में कि ये
स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के अंदर, ये पंचायत में खेल क्रीड़ांगण, फुटबॉल वगैरह खेले लोग तो नक्सलवादी कम बने, समथिंग लाइक दैट, ये सब विचार से वो लेके आए। ओके, सो लाइक दैट हम जो बात करें सेंसस खत्म कर दिया, एजुकेशन यूथ की बातें कर ली। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स हेल्थ, वहाँ मेन फोकस रहेगा महिला और बालक, एंड लास्टली ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो देखेंगे।